हमेशा की तरह झांसी पहुंचा तो माँ और पापा सुरेंद्र भैया की शादी की चिंता लेकर बैठ गए थे। कितनी लड़कियां सुरेंद्र को दिखा चुके हैं, लेकिन उसे कोई पसंद ही नहीं आती। कहीं किसी लड़की से सुरेंद्र का चक्कर तो नहीं चल रहा, माँ ने अपनी आशंका व्यक्त की। अगर ऐसा है तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। जातीय, अंतरजातीय, लव मैरिज, अरेंज्ड मैरिज, हमें तो किसी भी बात से इनकार नहीं है। आशीष ने भी तो शालिनी को खुद ही पसंद किया है। 3 महीने बाद मेरा भी रिटायरमेंट है। पापा ने लंबी सांस भरी तो माँ भी उदास हो गई। जब संजोग होंगे तभी उसे कोई लड़की पसंद आ जाएगी। फिलहाल आशीष की शादी के विषय में सोचना चाहिए। बेचारी शालिनी कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी। माँ ने पापा को व्यवहारिकता का पाठ पढ़ाया तो पापा ने मुझे बुलाकर अपना निर्णय सुनाया। हम तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद की लड़की से करवा देंगे। फिलहाल तुम्हें एक जरूरी काम करना है, दिल्ली वाला मकान खाली करवाना है। रिटायरमेंट के बाद हम सब मिलकर अपने ही मकान में रहेंगे। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। मकान का निचला हिस्सा तो मैंने खाली ही रखा है, लेकिन ऊपर के हिस्से में जो महिला रहती है उसे 2 साल से नोटिस भिजवा रहा हूँ, पर उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। डरा धमका कर भी उसे निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो मेरे स्वर्गीय मित्र की बहन है। दिल्ली में मकान के निचले हिस्से की चाबी चौकीदार के पास थी। घर की सफाई करवाकर मैंने थोड़ा बहुत घर को व्यवस्थित किया और बिस्तर पर लेटते ही सोचा कि कल से ही उस काम पर लग जाऊंगा। सुबह घर से निकला ही था कि तभी मैंने देखा कि सामने के गेट से ट्रैक सूट पहने हुए एक दुबली-पतली महिला आ रही है। उम्र यही कोई 35 से 36 के बीच होगी। मैंने अनुमान लगाया कि यही वो महिला है जिनके साथ मुझे युद्ध ठानना है। आगे बढ़कर मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। मैं सुदर्शन जी का बेटा रघुवीर कल से नीचे वाले घर में रह रहा हूँ। हाँ, कुछ आवाजें आई तो थी, फिर भी आप निकली तो नहीं। सुदर्शन जी तो हमारे पुराने परिचित हैं। चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। विषय बदलकर उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा, फिलहाल तो मुझे कॉफी की जरूरत है। मैंने हंस कर कहा, तुरंत भिजवाती हूँ। संडे को मेरी छुट्टी रहती है। ऊपर आ जाना, मिलकर नाश्ता करेंगे। मैं सोच में पड़ गया, इतनी शिष्ट और सरल स्वभाव की महिला को मैं घर से कैसे निकाल पाऊंगा। कितनी अकेली है बेचारी। तभी मुझे पापा का निर्देश याद आया, यदि तुम अकेले ये काम न कर सको तो सुरेंद्र को भेजता हूँ। आजकल छुट्टी पर है, आसानी से स्थिति को हैंडल कर लेगा। मैं पेशोपेश में पड़ गया। भैया जैसे गुस्सैल और दबंग व्यक्ति के साथ रहना तो दूर 2-4 घंटे बिताना भी आसान काम नहीं था, पर इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं था। जब तक मैं कुछ कहता भैया पहुंच भी गए। आधी रात को उनका क्रोध भरा स्वर सुनाई दिया, तू क्या रात में रेडियो चलाकर शास्त्रीय संगीत सुनता है? नहीं भैया, मेरे पास तो रेडियो है ही नहीं। शायद ऊपर वाली मंजिल से आंखें मलता हुआ मैं उठकर बैठ गया। अच्छा रहने दे, जो भी गा रहा है अच्छा ही गा रहा है, लेटकर सुनता हूँ। शायद सुनते सुनते नींद आ जाए। सुबह भैया देर से उठे, मुझे देखते ही बोले, ऊपर खबर भिजवा दो कि हम लोग उससे मिलना चाहते हैं। किसी महिला को यहाँ से हटाना है ना? जी। संडे को मैंने जैसे ही खबर पहुँचवाई, जवाब में ऊपर से नाश्ते का आमंत्रण आ गया। मैंने माथा ठोक लिया। ये तो जाल डालने जैसा हुआ, भैया ने अपनी अकड़ में कहा। फिर थोड़ा रुक कर बोले, हूँ, चलो चलते हैं। वो भी तो देखे हम क्या है। शिष्टाचार की साक्षात प्रतिमा सी वो महिला राधा लहरी चेहरे पर मुस्कान लिए हमारा स्वागत करने के लिए दरवाजे पर ही
खड़ी थी। बोली, आइए सीधे टेबल पर चलते हैं। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, रघु माफ करना बेटा, मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, पर तुम्हारे लिए कुछ और भी है। पहले रघुवीर से रघु, फिर रघु से बेटा। भैया ने मेरी ओर कुछ इस तरह देखा जैसे पूछ रहे हो, तुम लोग शत्रु हो या मित्र। इसके बाद उन्होंने सरसरी नजर चारों ओर घुमाई, मानो युद्ध के मैदान का जायजा ले रहे हो। फिर सारा शिष्टाचार भुलाकर पूछा, यह सामान किसका है? मेरा, और किसका हो सकता है? राधा जी ने थोड़ा रूखे स्वर में कहा। आपको संगीत में रुचि है? जब से भैया ने राधा जी के ड्राइंग रूम में तल्ला और तानपुरा देखा था, उनका चेहरा ही बदल गया। बेहद, मेरे तो जीने का साधन ही संगीत है। स्कूल में मैं संगीत ही तो सिखाती हूँ। रात में मैंने जो संगीत सुना, वो तो मैं बागेश्वरी का अभ्यास कर रही थी। मैं तो समझ रहा था कि रेडियो चल रहा है। रघु से पूछिए, मैंने उसे रेडियो बंद करवाने को कहा था या नहीं? माफ कीजिएगा, क्या मैं इतना बुरा गाती हूँ? क्या आप प्रशंसा भी नहीं पहचानती? अगर रेडियो कहा है तो उत्कृष्ट ही रहा होगा ना। जरा नींद में बाधा आ गई थी, इसलिए उसी के लिए तो माफी मांग रही हूँ। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। मैं भी थोड़ा बहुत संगीत समझता हूँ। एक के बाद एक भैया कचौड़ियाँ खाते जा रहे थे। मैं परेशान हो रहा था। इस तरह कोई मकान खाली कैसे कर सकता है? फिर खुद को सांत्वना दी कि भूमिका बांधना भी तो जरूरी होता है। अगले दिन जैसे ही ऊपर से राधा जी ने तानपुरा उठाया, भैया आंखें बंद करके सिर हिलाते हुए राधा जी का संगीत सुनने लगे। अचानक उन्होंने टेबल पर जोर से हाथ दे मारा और पैरों में चप्पल सरकाकर बोले, भैरवी में गलत स्वर लगाया जा रहा है, अभी उसे ठीक करता हूँ। मैं उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, फिर रुक गया। सोचा इनकी उल्टी सीधी हरकते ही राधा लहरी को भगाएंगी। 2 घंटे बाद उतरे तो उनका चेहरा विजेता की खुशी से चमक रहा था। मेरे ज्ञान के आगे भीगी बिल्ली बन गई। भैया, क्या इस तरह मकान खाली हो जाएगा? कम से कम यह तो बताइए, आपकी आगे की रणनीति क्या है? अभी तो देख समझ रहा हूँ। इतना तो तुम भी समझते होगे, जल्दी का काम शैतान का होता है। मैं चुप हो गया। अगले दिन ऑफिस से लौटा तो भैया बहुत खुश दिखाई दिए। बोले, रघुवीर, ऊपर वाली राधा लहरी काफी हंसमुख स्वभाव की है। उन्होंने हमें पकौड़ियों के साथ चाय पर आमंत्रित किया है। कहीं आपने उन्हें अपनी स्वीकृति तो नहीं दे दी? मैंने घर्राकर पूछा। तो और क्या करता? इसी तरह से तो उन्हें धीरे धीरे समझना पड़ेगा। अब अक्सर कभी भैया ऊपर राधा जी के घर या फिर कभी राधा जी नीचे हमारे घर पर बैठे हुए बोलते तियाते, हंसते हुए शायरी करते दिखते। एक दिन भैया राधा जी के साथ समोसे छक रहे थे। मुझे देखते ही वो राधा जी की ओर मुखातिब हुए। बोले, राधा जी, पापा ने मुझे एक खास काम के लिए भेजा है। क्या काम? आपको ये मकान खाली करना होगा। क्यों? 2 महीने बाद पापा का रिटायरमेंट है। इसी महीने रघु की शादी भी है। क्या आप जानते हैं कि मैं पिछले 20 वर्षों से इस मकान में रह रही हूँ। इससे मकान आपका तो नहीं हो जाता ना? भैया के इस अंदाज पर मुझे हंसी आ गई। मैंने आइडिया सुझाया, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए दूसरा मकान ढूंढ दूं। सोचूंगी, कहते हुए वो कुछ चिंतित सी हो गई। अब भैया को कभी लंच तो कभी डिनर का आमंत्रण मिलने लगा। छुट्टी वाले दिन वो मुझे भी बुला लेती थी। हम उठने को होते तो राधा जी जबरन भैया को रोक लेती और फिर 2-3 घंटों तक जो सुर ताल का सिलसिला चलता तो पूरे घर का वातावरण गुंजायमान हो उठता। एक दिन भैया ऊपर से लौटे तो बेहद खुश थे।
आनंद आ गया। आज तो उसकी स्टूडेंट्स भी मान गई कि मुझे उनकी गुरु से ज्यादा ज्ञान है। तब तो राधा जी बुरा मान गई होंगी। बुरा मानने की क्या बात है, ज्ञान चाहे मुझे हो पर गायन तो उनका ही उत्कृष्ट है। समय बीतता जा रहा था। गाहे बगाहे मैं पूछ लेता, भैया हम अपने अभियान में कहाँ तक पहुँचे हैं? मेरे सवाल पर भैया सोचने की मुद्रा में डूब से जाते तो मैं आश्वस्त हो जाता। पापा का फोन आता तो भैया कुछ दिन और की मोहलत मांगकर उन्हें भी आश्वस्त कर देते। अगले हफ्ते 4 दिन दौरे पर रहने के बाद जब मैं वापस लौट कर आया तो भैया पापा से फोन पर बात कर रहे थे। पापा, एक शुभ सूचना देनी है। क्या? मकान खाली हो गया क्या? पापा ने उत्सुकता से पूछा। मकान खाली हो जाएगा पापा, जब मैं राधा से शादी करके उसे अपने साथ गंगटोक ले जाऊंगा तो मकान भी खाली हो जाएगा। क्या? पापा के साथ माँ भी खुशी से झूम उठी थी। किसी ने क्या खूब कहा है, जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। मैं हंसते हुए सोचने लगा, तो महीने भर से ये प्रेम कहानी चल रही थी यहाँ। सच, अपने 26 साल के जीवन में मैं कभी भी इतना चकित नहीं हुआ। हंसते मुस्कुराते हुए मैं भी अपने और शालिनी के साथ भैया और राधा जी के सुखद भावी जीवन के सपने संजोने लगा था। बस शहनाई बजने की देर थी।